एक तरफ गुरुजी थे और उनकी सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच, और दूसरी तरफ थे वीरेन भाई के पिता भुवन से तलवाड़, मेरे काका, जिन्होंने कला का केवल कारोबार किया, वणकरों के हुनर को कोई दर्जा नहीं दिया, बस उनसे मजदूरी करवाई। अगर भुवन काका चाहते हैं ना तो अपने पैसों से राणकी गांव को समृद्ध बना सकते हैं। अगर वो चाहते तो गुरुजी को अपने करीब रखकर उनकी सलाह से वणकर और उनके परिवार को अपने पैरों पे खड़ा होने का एक मौका दे सकते थे, मगर नहीं। बापूजी, एक पटोला बनाने में बहुत मेहनत और समय जाता है, तभी इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। अगर मुनाफा बढ़ाना है तो ज्यादा कारीगर लाकर तो प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, और प्रोडक्शन का जो समय है उसको घटाना होगा। देखिए, हमारे प्रांत में कितने सारे बुनकर रहते हैं और वो अपना छोटा मोटा काम करते हैं। अगर हम इन सब को अपने साथ काम करने के लिए मजबूर कर लें तो कला कारीगरी इनकी, पैसा हमारा, तो हमारा टर्नओवर बहुत बढ़ जाएगा। नहीं भुवन, तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। अगर ऐसे सोचोगे तो कुछ समय बाद ये सारे कलाकार खत्म हो जाएंगे, सिर्फ मजदूर बन के रह जाएंगे, और धीरे धीरे ये कला भी लुप्त हो जाएगी। कला फैलेगी बापूजी, हम पटोले को देश विदेश में पहुंचाएंगे और पाटन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। और हमारे बाद वीरेन और जुगल ये हमारे धंधे को और आगे लेकर जाएंगे। शुरू से ही वीरेन भाई और काका पटोला उद्योग को एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते थे, लेकिन दादाजी इस सोच के सख्त खिलाफ थे, और यहीं से एक जंग शुरू हुई, आचार और विचार के बीच, एक परंपरागत कला और व्यापार के बीच। धीरे धीरे वीरेन भाई ने अपना साम्राज्य फैलाया। वो धंधा मुंबई ले गए, वहां से वो पटोला एक्सपोर्ट भी करने लगे, और यहां काका मैन्युफैक्चरिंग संभालते थे। और तुमने उनका साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं भी तुम्हारे बापूजी की तरह इस कला की बारीकियों का पुजारी था, धन का नहीं। कारीगरों को मजबूर करके सारा मुनाफा मैं ही कमाऊं, ये सोच मुझे मंजूर नहीं थी। पटोला बनाना एक हुनर है और उसका मैं बहुत आदर करता हूं पुष्पा। गुरुजी की दी गई शिक्षा का अनादर करूं, ऐसा बेगैरत और लालची नहीं हूं मैं पुष्पा। तुमने खुद को तो अलग कर लिया, पर वो जो वणकर थे वो ही तो होगा जिसने विरोध किया होगा उनका भुवन काका के लिए नौकरी करने का। कांजी भाई के अलावा कोई उनका विरोध नहीं कर पाया। जब तक दादाजी जिंदा थे भुवन काका की एक नहीं चली। एक दिन दादाजी ने गुरुजी को अपने पास बुलाया। ये अपने प्रांत के अलग अलग गांव से आए हैं, इनके अलावा 10 बुनकर और बुलाए। नमस्कार, आप सबका हमारी वर्कशॉप में स्वागत है। वर्कशॉप के लिए नहीं बुलाए। ये सब पटोला बनाना तो जानते हैं, लेकिन जितनी सफाई, जितनी बारीकी कांजी के काम में है, इनके काम में नहीं है। मैं चाहता हूं ये सब भी वैसी बारीकी, वैसी कारीगरी सीखे, तभी तो अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। ऐसे ही ये कला हर प्रांत में आगे बढ़ेगी। कांजी, इन लोगों को पटोला बनाने की कला में पारंगत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और वहां से शुरू हुआ एक अंतर्युद्ध। दादाजी ने भुवन काका के अहम को ललकारा था। दादाजी के उस फैसले से भुवन काका को अपना साम्राज्य हिलता हुआ दिखने लगा, और उस दिन से कांची रंदेरिया, मेरे गुरुजी, भुवन काका के रास्ते का कांटा बन गए।
ऐसे अकेली क्यों बैठी है? अकेली का मम्मी की यादें आना साथ में। मम्मी को मिस कर रही है? बहुत। कुंज पड़ा दादी के खराटे सोने नहीं दे रहे। सोच दीप्ति भाभी के दादाजी कैसे सोते होंगे। वो दिन में सोते होंगे, आई एम श्योर। तेरे बिना घर खाली खाली लगता है। ये पन्नू ने लिखा है। मम्मी के लाइफ का एक और टेंशन वाला चैप्टर। चल कैरम खेले। चल। मम्मी होती तो वो भी हमारे साथ खेलती नहीं। पता नहीं क्या कर रही होगी वो। बापूजी ने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उन लोगों को ऐसा क्यों लगा? ऐसे अच्छे और सच्चे लोगों से ही तो डर लगता है, ऐसे ओछे और लालची लोगों को। पुष्पा, गुरुजी ईमानदार थे, उनकी सोच गहरी थी, बड़ी थी, वो दूर की सोचते थे और इसीलिए भुवन काका गुरुजी से डरते थे। इस कांजी रांदेरिया का कुछ करना होगा। एक मामूली कारीगर है, क्या ही बिगाड़ लेगा हमारा। वो एक को अनेक कर सकता है। उसने 100 को बुनाई सिखाई, 100 से 1000, 1000 से 10,000 होने में समय नहीं लगेगा। मुट्ठी कस के व्यापार करते हैं, तभी सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा है। काका, आपकी ये सोच मुझे बहुत गलत लगती है, स्वार्थी लगती है। हम ऐसे किसी को कुछ सीखने या सिखाने से नहीं रोक सकते। और मान भी लो कि कल को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन भी जाती है, तो फायदा तो सबका ही होगा ना। ये धरोहर इस प्रांत की है, किसी कुटुंब की नहीं। तुझे पूछा, तू व्यापार सिखाएगा मुझे? सेतलवाड़ की मोनोपोली के सामने कोई नहीं आएगा, कांजी रांदेरिया भी नहीं। वीरेन, जो मजदूर मजबूर हैं, जिनके सर पे लोन है, जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको उनकी गरज के हिसाब से काम देता जा, पैसा देता जा। कर्जा दे के उनके कंधे ऐसे झुका दे कि उनको हमारे अलावा कहीं और बुनाई करने की जरूरत ना पड़े। तो क्या सारे कारीगर पैसों के बोझ तले दब गए? हालात के बोझ तले दब गए पुष्पा। पेट अक्सर पीठ को झुकने पर मजबूर कर देता है। उनकी मजबूरी का जमकर फायदा उठाया भुवन काका ने, और धीरे धीरे करके सारे कारीगर उनके लिए काम करने लगे। कारोबार बढ़ा, पैसा बढ़ा, सत्ता बढ़ी और सत्ता का जोर भी। वीरेन भाई भी भुवन काका के रास्ते पर चल पड़े और मैं अकेला पड़ गया, अपने उसूलों की पोटली को हाथ में पकड़े। कुछ सालों बाद दादाजी भी चल बसे। जो आखिरी चौकीदार था उसका भी डर खत्म हो गया। अब भुवन काका को रोकने वाला कोई नहीं था। गुरुजी नाराज थे भुवन काका से, वीरेन भाई से, पर लाचार थे। लोगों की मजबूरी के सामने उनके उसूल फीके पड़ गए। लेकिन फिर भी 4 कारीगर थे जो नहीं झुके। वो 4 कारीगर गुरुजी की तरफ थे। उन 4 में से एक मेरे पति
मंगल? बिल्कुल। उन 4 कारीगरों के बलबूते पर गुरुजी ने इस कला का प्रचार प्रसार शुरू किया, से तलवाड़ का सामना शुरू किया, उनको बारीक से बारीक काम सिखाया ताकि इनकी वॉल्यूम के सामने उनकी गुणवत्ता खड़ी रह सके। धीरे धीरे वो अपनी कारीगरी में माहिर होते चले जा रहे थे और से तलवाड़ चौकन्ना। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर एक दिन वो चारों कारीगरों की चिताएं जल रही थी स्मशान में और गुरुजी नम आंखों से उस 4 चिताओं को देख रहे थे। बहुत बुरा हुआ। 4 एक ही दुर्घटना में, एक चखड़े में सवार 4 लोगों के एक बड़े से ट्रक के सामने क्या हैसियत गुरुजी। हरी शरण मिले इन सबको। हमारे साथ जुड़ गए होते तो रोज रोज आपके घर ना आते, ना ठोकरे खाते और ना उस चखड़े में सवार होते और ना ये अकस्मत होता। अभी तो आराम से हमारे वर्कशॉप में पंखे के नीचे बैठ के अपना काम कर रहे होते, पर आपकी धुन और आपकी संगत में बेचारों ने अपनी जान गंवा दी। प्रवाह के सामने जाने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। हमें पता है किसने इन्हें मजबूर किया है कीमत चुकाने पर। उस रास्ते जहां छकड़ा भी मुश्किल से जाता है, उस रास्ते पर ट्रक कैसे पहुंचा? क्या बिगाड़ा था इन बेचारे गरीबों ने आपका? ये गरीब बेचारे हमारा क्या ही बिगाड़ पाते गुरुजी। बिगाड़ने तो आप चले थे, उकसा तो आप रहे थे। अब इन 4 की मौत के जिम्मेदार हम नहीं हैं, आप हैं, क्योंकि आपके घर आते आते इनकी जान गई है। हमारे घर से जाते तो हम तो हर्जाना देते, परिवार को पूंजी देते, पर आप तो वो भी नहीं दे पाए गुरुजी। क्यों खिलवाड़ करते हैं किसी के भविष्य के साथ इस कला के नाम पर? चलिए छोड़िए, इन 4 का जो हुआ सो हुआ। बस आगे से किसी को उकसाइएगा मत। घर की छत गिर जाती है ना गुरुजी, तो दीवारें किसी काम की नहीं रहती। घर वाले बेसहारा हो जाते हैं। आज ये हैं, कल आप भी हो सकते हैं गुरुजी। क्यों जोखिम मोल लेना? हमें धंधा करने दीजिए। आप अपना घर और अपनी जवान बेटी को संभालिए। ये गरीब बेचारे हमारा क्या ही बिगाड़ पाते गुरुजी। बिगाड़ने तो आप चले थे, उकसा तो आप रहे थे। अब इन 4 की मौत के जिम्मेदार हम नहीं हैं, आप हैं। इतना कुछ हो गया और बापूजी ने मुझे माना तक नहीं रखने दी। इसीलिए ताकि तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर ना हो पुष्पा। उस हादसे का असर गुरुजी पर ऐसा पड़ा कि वो उदास रहने लगे। उन 4 कारीगरों की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगे। और फिर एक रात उसी के दबाव में गुरुजी चल बसे। वीरेन भाई ने स्मशान में गुरुजी के कानों में वो जहर डाला
जिसने उनके बदन में फैलकर उनकी जान ले ली। कांजी रांदेरिया की मौत का जिम्मेदार वीरेन सेतलवाड़ है। बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। कांजी भाई की सुपुत्री सुश्री पुष्पाबेन से निवेदन करूंगा कि स्वयं अपने हाथों से कांजी भाई की प्रतिमा का अनावरण करें। तुम्हें इतना कुछ पता था जुगल, तो तुमने मुझे या मास्टर जी को कभी बताने की कोशिश क्यों नहीं की? पुष्पा, गुरुजी की मौत के बाद मैं राणकी छोड़कर यहां वावड़ी में आकर बस गया। बस क्या गया, यूं कह लो खो गया। छुपता फिरता था मैं लोगों से, खुद से। फकीरों की तरह यहां वहां घूमता रहता था, दिशाहीन। और गुरुजी ने खास तौर पर मना किया था तुम्हें कुछ भी बताने से। फिर पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई। वैसे भी हमारा कोई संपर्क तो था नहीं, और बताता भी तो क्या बताता। पर बाबूजी का सपना तो अधूरा रह गया। वनकरों को स्वावलंबी करना, इस कला का प्रचार। गुरुजी के सपने को पूरा करने की मैंने पूरी कोशिश की, यहां तक कि मैंने ठान लिया था कि गुरुजी के सपने को पूरा करने के लिए अगर मुझे मेरे कुटुंब के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़े ना, तो मैं हो जाऊंगा। मेरी पत्नी शुभ्रा शादी के बाद कंधे से कंधा मिलाकर उसने काम किया। पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, निडर थी मेरी शुभ्रा। जो कोई भी गुरुजी की मुहिम के साथ जुड़ना चाहता था, उन सबको एक एक करके इकट्ठा किया। मैं सबको बनकरी सिखाता, हाथ शाल बनाकर देता। शुभ्रा के कंधों पर पूरी मुहिम थी और पेट में हमारा बच्चा। डिलीवरी के समय कुछ तकलीफ के कारण मैंने दोनों को खो दिया। शुभ्रा को और हमारे होने वाले बच्चे को। उस दिन के बाद कभी मैंने हाथ शाल का उपयोग नहीं किया। मेरा घर तो बिखर चुका था। इसलिए इन मकड़ियों का घर नहीं बिखरने दिया। बापूजी की मूर्ति यहीं रहेगी जुगल, तुम्हारे पास। ये हादसा में अपने साथ मुंबई ले जाना चाहती हूँ। अगर तुमको कोई आपत्ति न तो ले जाओ पुष्पा। इस पर
तुम्हारा ही हक है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.